आउकुसाई। 1990 के दशक में ब्रावो 20 नामक एसएएस ऑपरेशन में इराकी सैनिकों ने 3 लोगों को मार दिया और 4 को पकड़कर यातना दी। यह भयानक और घातक अभ्यास आज कुख्यात है, जिसकी चर्चा कई पुस्तकों में हुई है, जिनमें कुछ ऑपरेशन के जीवित बचे लोगों द्वारा लिखी गई है, और यह एक फिल्म का विषय भी है जिसमें शॉन बीन ने अभिनय किया है। हालांकि पिछले 30 वर्षों में ब्रावो 20 ऑपरेशन के कुछ विवरणों पर सवाल उठाए गए हैं, जिससे यह इतिहास के सबसे विवादित स्पेशल एयर सर्विस मिशनों में से एक बन गया है। 23 जनवरी 1991 की रात को ब्रिटिश आर्मी स्पेशल एयर सर्विस के 8 लोगों को इराक में तैनात किया गया। यूनिट ब्रावो 20 को देश के उत्तर पश्चिम में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, निगरानी पोस्ट स्थापित करने और स्काड मिसाइल लॉन्चरों को ट्रैक करके उन्हें नष्ट करने का काम सौंपा गया था। यह निश्चित रूप से 1990-89 के बीच हुए खाड़ी युद्ध के दौरान था, जो एक अंतरराष्ट्रीय संघर्ष था और जिसका नेतृत्व अमेरिका ने किया था। संघर्ष की शुरुआत 2 अगस्त 1990 को इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण से हुई थी, जिससे संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप कर मामले को जल्दी सुलझाने का प्रयास किया। ब्रावो 20 और ब्रावो 30 यूनिट को हेलीकॉप्टर और लैंड रोवर वाहनों द्वारा ले जाया गया। ब्रावो 20 ने कोई कार नहीं लेने का विकल्प चुना था। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रावो 30 ने कार्य परिस्थितियों को देखते हुए मिशन रद्द किया। ब्रावो 20 ने तैनाती के बाद अवलोकन पोस्ट के प्रस्तावित स्थान का रुख किया, लेकिन यात्रा की दूरी के ब्यौरे अलग अलग है। एंडी मैकनाब के नाम से मशहूर स्टीफन बिली मिशेल, जो इस यूनिट के एक जीवित सदस्य है और जिन्होंने 1999 में इस ऑन ऑपरेशन पर एक उपन्यास प्रकाशित किया, के अनुसार गश्ती दल ने 19.3 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। कॉलिन आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने कुछ समय क्रिस रयान नाम का उपयोग किया, और माइक कोबर्न, दोनों यूनिट के सदस्य, के विवरणों में कहा गया कि उन्होंने सिर्फ 1.93 किलोमीटर की दूरी तय की। आर्मस्ट्रांग ने उल्लेख किया कि भारी पैक्स के कारण यूनिट को अवलोकन स्थल के पास उतारा गया था। उन्होंने जल्द ही पाया कि सख्त जमीन के कारण अवलोकन पोस्ट खोदना असंभव था। यूनिट को जल्द ही पहली बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, जब उन्हें पता चला कि वे रेडियो पर संदेश नहीं पा सकते थे। मिचेल ने दावा किया कि समूह को गलत रेडियो फ्रीक्वेंसी मिली, परंतु 2002 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की रिपोर्ट ने इसे झूठा बताया। पूर्व एसएएस सदस्य और गल्फ युद्ध के अनुभवी पीटर रैडक्लिफ, जो मिचेल के कड़े आलोचक हैं, का मानना है कि मिचेल ही खराब रेडियो उपकरण के लिए जिम्मेदार थे, क्योंकि गश्ती कमांडर के रूप में यह सुनिश्चित करना उनका काम था कि उनकी यूनिट का सब उपकरण ठीक से काम कर रहा हो। कॉलिन आर्मस्ट्रांग ने याद किया कि मिशन की शुरुआत से ही लगभग बर्बादी तय थी। उन्होंने बताया कि उनके पास इलाके, मौसम और सीमाओं के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उनका नक्शा 1944 का था और उनका उपकरण द्वितीय विश्व युद्ध का था। उन्हें याद है कि वे हेलीकॉप्टर में चढ़ते हुए अपने क्वार्टर मास्टर से कह रहे थे कि यह एक तरफा टिकट है। अगले दिन 24 जनवरी को यूनिट को लगा कि उन्हें एक युवा चरवाहे ने देख लिया है। अब वे समझौता कर चुके थे, इसलिए ब्रावो 20 ने अनावश्यक उपकरण फेंककर वापसी की तैयारी शुरू की। हालांकि इससे पहले कि वे क्षेत्र छोड़ पाते, पुरुषों ने सुना कि उनके अनुसार एक टैंक आ रहा था। फिर वे बचाव की मुद्रा में आ गए, वाहन के आने का इंतजार करते हुए एंटी टैंक हथियार तैयार किए। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वहां कोई टैंक नहीं था, वहां केवल एक बुलडोजर था। बुलडोजर चालक ने लोगों को देखा और पीछे हटने लगा। आदमी उस क्षेत्र से बाहर निकलने की योजना बना रहे थे, लेकिन मिशेल कहते हैं कि वे जल्द ही इराकी सैनिकों और बख्तरबंद वाहनों से गोलीबारी में फंस गए। आर्मस्ट्रांग को याद है कि उनके पास केवल 2 हथियार थे और वो जानते थे कि वे मुश्किल में हैं। उन्हें इराकी सेना में दिलचस्पी नहीं थी और जानते थे कि उनकी मुख्य समस्या ठंड और मौसम होगी। माइकल एशर, एक रेगिस्तान खोजकर्ता और इतिहासकार, उपन्यास ब्रावो 20 और कॉलिन आर्मस्ट्रांग की किताब द वन दैट गॉट अवे के प्रमुख आलोचक रहे हैं। ब्रावो 20 को गश्ती नेता मिशेल ने एंडी मैकनाब के उपनाम से लिखा है। 2001 में एशर ने उस बेडुइन परिवार का साक्षात्कार लिया जिसने गश्ती दल को खोजा था। उन्होंने बताया कि वे लोगों की पहचान के बारे में अनिश्चित थे और कुछ देर उनका पीछा किया। अंततः
उन्होंने चेतावनी के लिए गोलियां चलाईं, जिससे यूनिट ने जवाबी फायरिंग करके दूरी बना ली। उन द गार्जियन के अनुसार चश्मदीदों का कहना है कि हल्के हथियारों से लैस स्थानीय लोगों के एक छोटे समूह ने यूनिट को चुनौती दी थी। मिचेल के उपन्यास के अनुसार सैन्य सदस्यों के साथ कोई क्रूर और हिंसक गोलीबारी नहीं हुई थी। माइकल कोबर्न ने ऑपरेशन के विवरण में लिखा, जिसे बाद में सोल्जर 5 नाम से प्रकाशित किया गया, कि वहां एक बख्तरबंद कर्मी वाहक और पुरुषों पर भारी मशीन गन से गोलीबारी हुई। आठ खान किसी के आर्मस्ट्रांग ने लिखा कि एक अन्य पुरुष ने देखा कि बख्तरबंद कार 5.0 कैलिबर मशीन गन ले जा रही थी। किसी तरह मैंने उसे कभी नहीं देखा। कथित गोलीबारी के बाद यूनिट ने विदेश जाने की योजना जारी रखी। ब्रिटिश मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार यदि गश्ती दल को आपातकाल या रेडियो संपर्क खोने का सामना करना पड़े तो उन्हें प्रारंभिक प्रवेश बिंदु पर लौटना चाहिए, जहां एक हेलीकॉप्टर प्रति 24 घंटे में कुछ समय के लिए उतरेगा। फिर भी यूनिट ऐसा नहीं कर पाई। समस्या यह थी कि जब वे लैंडिंग साइट की ओर बढ़े तो हेलीकॉप्टर कभी नहीं आया। बाद में कहा गया कि हेलीकॉप्टर पायलट घुसपैठ बिंदु की ओर जाते वक्त बीमार पड़ गया, जिससे उसने बीच में ही यात्रा रोक दी। बाद में पता चला कि यूनिट रेडियो पर संदेश प्राप्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन भेज सकती थी। उन्होंने ऊपर से गुजरते मित्र देशों के जेट्स से संपर्क करने की कोशिश की। एक अमेरिकी पायलट ने संदेश सुने, लेकिन अज्ञात कारणों से वह उन पुरुषों की मदद करने में असमर्थ था। रिपोर्ट बताती है कि पुरुषों को उनके अंतिम झांच स्थान पर खोजने के लिए कई विमान भेजे गए, लेकिन ये प्रयास विफल रहे। उसी दिन बाद में एक एसएस दैनिक रिकॉर्ड लॉग में दिखाया गया कि इकाई से एक सामरिक बीकन या टैक्टिकल बीकन प्राप्त हुआ था। साथ ही लॉग में यह भी उल्लेख किया गया था कि यह उद्धरण यह मानना उचित था कि वे दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे। समूह सऊदी अरब से निकाले जाने के लिए दक्षिण की ओर जा रहा था, लेकिन वे सीरियाई सीमा की ओर उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहे थे। बाद में कोबर्न द्वारा यह खुलासा किया गया कि वास्तव में इकाई ने यह निर्धारित किया था कि अगर चीजें गलत हो जाती हैं और उन्हें इराक छोड़ने की आवश्यकता होती है तो सीरिया उनका बचाव स्थान होना चाहिए। कुछ सुझाव हैं कि इस स्थान पर सहमति भी स्क्वाड्रन के एक कमांडिंग अधिकारी द्वारा दी गई सलाह के बाद हुई थी। पूर्व एसएस अधिकारी पीटर रेडक्लिफ ने कहा कि योजना में बदलाव के कारण इकाई को ढूंढना और बचाना संभव नहीं हो पाया। कुछ आलोचकों ने पेट्रोल कमांडर मिचेल की भी आलोचना की, जिन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के सुझाव को ठुकरा दिया कि पुरुष वाहन साथ लेकर जाए ताकि देश से भागना आसान हो जाए। उस रात बाद में आपातकालीन प्रक्रियाओं का पालन न करने के कारण समूह बिखर गया। मिचेल द्वारा एक सामरिक बीकन द्वारा गुजरते हुए मित्र देशों के विमान से संपर्क करने के प्रयास पर यूनिट के 3 सदस्य आगे बढ़ गए। उन सदस्यों में आर्मस्ट्रैंग, विंसेंट फिलिप्स और मैल्कम मैकगोवन शामिल थे। कोबर्न और यूनिट के 3 अन्य सदस्य स्टीफन लैन, इयान प्रिंग और रॉबर्ट कॉन्सिग्लियो मिचेल के साथ रह गए। दोनों समूह अलग अलग सीरियाई सीमा की ओर बढ़ने लगे। यह स्पष्ट नहीं है कि आर्मस्ट्रांग और 2 अन्य समूह के बाकी सदस्यों के बिना क्यों गए। 25 जनवरी की रात को स्थिति तब बदल गई जब फिलिप्स को हाइपोथर्मिया होने लगा। दिन में तीनों एक टैंक बर्म में छिपे रहे और रात में वे सीरियाई सीमा की ओर निकल गए। फिलिप्स की तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्होंने अपना हथियार मैकगोवन को दे दिया। जैसे जैसे वे लोग आगे बढ़ते गए, उनकी हालत बिगड़ती गई और एक समय पर फिलिप्स इतने भ्रमित हो गए कि उन्हें लगा कि उनके काले दस्ताने ही उनके हाथ है और उनकी त्वचा पूरी तरह से काली हो गई है और वह डर के मारे चिल्लाने लगे। भ्रमित और डरे हुए फिलिप्स अपने 2 साथियों से अलग हो गए। आर्मस्ट्रांग ने बाद में याद किया कि वह विंस के साथ था जब वह मर रहा था और उसने उसे जीवित रहने के लिए प्रोत्साहित करने की पूरी कोशिश की। यह बस एक आपदा थी, मुख्य दुश्मन मौसम था। फिलिप्स 36 वर्ष की उम्र में अकेले और अपनी यूनिट से अलग होकर बाद में निधन हो गया। आर्मस्ट्रांग और मैकगोवन ने बाद में बताया कि उन्होंने अंधेरे में करीब 20 मिनट उसे ढूंढा और फिर बिना उसके आगे बढ़ गए। आर्मस्ट्रांग को उम्मीद थी कि फिलिप्स अभी भी जीवित है। अगले दिन जनवरी 26 को दोपहर के आसपास एक बकरी चराने वाले ने आर्मस्ट्रांग और मैकगोवन को देखा। दोनों व्यक्तियों ने चरवाहे को मारने पर चर्चा की
ताकि वह इराकी सैनिकों को सतर्क न कर सके, लेकिन अंततः उन्होंने इसके खिलाफ निर्णय लिया। मैकगोवन ने वाहन का पता लगाने के लिए चरवाहे से बात करने का विकल्प चुना। हालांकि आर्मस्ट्रांग पीछे रह गए। उन्होंने सहमति जताई कि मैकगोवन शाम 6:30 बजे लौटेंगे। उन्होंने फिलिप का हथियार साथ लिया, परंतु अपनी बेल्ट किट पीछे छोड़ी ताकि वह कम आक्रामक दिखे। मैकगोवन 4 घंटे तक चरवाहे के साथ चलते रहे, जब तक वे एक टोयोटा लैंड क्रूजर में पुरुषों के एक समूह से नहीं मिले। आर्मस्ट्रांग ने बाद में रिपोर्ट किया कि मैकगोवन ने एक निहत्थे व्यक्ति को वाहन की ओर दौड़ते हुए गोली मारकर मार डाला और फिर 2 सशस्त्र व्यक्तियों को भी गोली मारी। हालांकि उसके पास गोला बारूद खत्म हो गया और उसे टोयोटा चुराने की कोशिश करते समय पकड़ लिया गया। मिशेल ने अपनी किताब में एक अलग संस्करण बताया, जिसमें कहा गया कि चरवाहे ने मैकगोवन को 2 वाहनों के पास एक झोपड़ी का रास्ता दिखाने के बाद उससे अलग हो गया था। मैकगोवन को बाद में हिंसक बलों का सामना करना पड़ा, जिसमें उसे एक कार चोरी के प्रयास में एक इराकी सैनिक को मारना पड़ा। थोड़ी देर बाद 6 या 7 अन्य सैनिक झोपड़ी से बाहर आए। मैकगोवन ने 3 को गिराया, लेकिन बंदूक जाम होने से पहले ही वाहन में बैठा पकड़ा गया। 2002 में मैकगोवन ने अपनी कहानी के संस्करण से आंशिक सहमति जताई। उन्होंने बताया कि वाहन के पास पहुंचते समय उन्होंने एक सैनिक से मुलाकात की। उन्होंने अपना मोजे में छिपा तुरुप का इक्का निकाला, लेकिन सैनिक ने कुछ नहीं कहा और फिर वाहन की ओर भाग गया। मैंने उसे सिर में गोली मारी, एक ही गोली। मैकगोवन ने देखा कि जब और सैनिक आए तो उसका गोला बारूद पहले ही खत्म हो गया था। फिलिप्स 24 जनवरी के बाद से अपनी बंदूक रिलोड नहीं कर पाया था। मैकगोवन पुनः गिरफ्तार। उसी शाम मिशेल, कोबर्न, लेन, प्रिंग और कंसिग्लियो ने बंदूक की नोक पर एक टैक्सी चुराई, जिसमें कंसिग्लियो ने सड़क पर घायल होने का नाटक किया। मिशेल ने अपनी किताब में लिखा कि टैक्सी के यात्रियों को बाहर निकाला गया और वे निकटतम चेक पॉइंट पर गए, जहां लेन ने एक सैनिक को गोली मारी और समूह के अन्य सदस्यों ने 2 और इराकी सैनिकों को मार डाला। हालांकि आर्मस्ट्रांग ने अपनी दूसरी हाथ की रिपोर्ट में नोट किया कि समूह को टैक्सी के एक यात्री द्वारा चेक पॉइंट तक ले जाया जा रहा था, जिसने अलार्म बजाया, जिससे समूह को अपनी यात्रा पैदल जारी रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। माइकल एशर ने वर्षों से मिशेल के विवरणों की आलोचना की है, कहते हुए कि उस समय न तो कोई गोलीबारी हुई और न ही कोई इराकी हताहत हुए, जैसा कि मिशेल दावा करते हैं। एशर ने दावा किया कि पुलिसकर्मी से साक्षात्कार के दौरान उन्हें पता चला कि वास्तविक कहानी आर्मस्ट्रांग के घटनाओं के संस्करण से काफी मिलती जुलती है। पुलिसकर्मी ने कई ऐसे विवरण बताए जो इराकियों द्वारा बताई गई बातों से मेल खाते थे। अगली सुबह 27 जनवरी को मिशेल और उनके 4 साथी स्थानीय लोगों और पुलिस से मिले। मुठभेड़ के दौरान लगभग 2 बजे सशस्त्र नागरिकों ने कॉन्सिग्लियो को गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में लिंग हाइपोथर्मिया से मर गया, जबकि प्रिंग, मिशेल और कोबर्न गिरफ्तार हुए। संघर्ष के दौरान कोबर्न के हाथ और टखने में गोली लगी। तीनों मैकगोवन के साथ शामिल हुए, जो अब भी हिरासत में थे। चारों को कई बार स्थानांतरित किया गया और हर बार उनका सामना आक्रामक यातना और पूछताछ से हुआ। मिशेल ने दांत निकालने और जलाने जैसी चरम परिस्थितियों के बारे में लिखा, लेकिन मैकगोवन ने बाद में स्पष्ट किया कि ऐसी घटनाएं वास्तव में नहीं हुई। ऐसी घटना होना अकल्पनीय है, बिना उनके चर्चा किए या शारीरिक रूप से स्पष्ट हुए। 5 मार्च को पुरुषों को रिहा किया गया। रेड क्रॉस प्रतिनिधि ने उन्हें स्वस्थ बताया। दरमियान कॉलिन आर्मस्ट्रांग अकेले थे। मैकगोवन की गिरफ्तारी के बाद भी वह योजना अनुसार सीरियाई सीमा की ओर बढ़ते रहे। फोर्सेस और स्नेट से बातचीत में उन्होंने बताया, यह 7 दिन बिना भोजन और आखिरी 3 दिन बिना पानी के थे। मैंने रासायनिक संयंत्र का पानी पिया जिसमें अपशिष्ट था। इससे मेरे मुंह में जलन हुई। पिछली 3 रातें मेरे पास कुछ नहीं था और मैं प्रति रात लगभग 40 किलोमीटर चल रहा था। मैंने भ्रम देखना शुरू कर दिया और अपनी बेटी के दर्शन करने लगा। यह इतना जीवंत था कि मैं उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहा था और वह मुझसे बात कर रही थी। 7 दिन और 186 मील की यात्रा के पश्चात वह सीमा शहर अब्बू कमाल पहुंच गया। उन्होंने कहा कि आर्मस्ट्रांग को बाद में ब्रिटिश दूतावास में सीरिया ले जाया गया और फिर उन्हें घर वापस लाया गया।
फफोले क्षेत्रों से मवाद बाहर निकल रहा था। मेरे पास बिस्तर के घाव थे और एक क्षतिग्रस्त जिगर था। आर्मस्ट्रांग को सीरिया में ब्रिटिश दूतावास ले जाया गया और बाद में उन्हें घर वापस लाया गया। फोर्सेस डेस्नेट के अनुसार उन्होंने जो सहा उसके बारे में वह कड़वाहट नहीं रखते। उन्होंने कहा, यह युद्ध है, युद्ध की धुंध, युद्ध की उलझन। हम झगड़े में शामिल होने बाहर जा रहे थे। हां, गलतियां हुई, लेकिन एक रेजिमेंट के साथ एक बात यह है कि वे गलतियों से सीखने की कोशिश करते हैं। अब युवाओं को 7 दिन और 8 रातें चलने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए आपको सकारात्मक रहना होगा। स्टीफन मिशेल और कॉलिन आर्मस्ट्रांग ने अपनी कठिनाइयों के बाद जनवरी 1989 की घटनाओं पर किताबें लिखी। मिशेल ने एंडी मैकनाब नाम से ब्रावो टू जीरो 1993 और आर्मस्ट्रांग ने क्रिस रयान नाम से द वन दैट गॉट अवे लिखी, जो 1995 में प्रकाशित हुई। उन्होंने नकली नामों का इस्तेमाल करते हुए भी अपनी किताबों में यूनिट के साथियों के असली जीवन का ब्यौरा दिया। पूर्व एसआईएस सदस्य पीटर रैटक्लिफ ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि आर्मस्ट्रांग और मिशेल द्वारा छद्म नामों का इस्तेमाल करना और अपनी किताबों में मृत साथियों का नाम लेना रेजिमेंट की परंपराओं का जानबूझकर उल्लंघन है। मिशेल ने अनुमान लगाया था कि यूनिट ने 250 दुश्मनों को मारा, लेकिन इस आंकड़े पर सवाल उठते रहे हैं। मिशेल ने जनवरी 1989 की घटनाओं के बाद अपने डिब्रीफ में इस संख्या का जिक्र नहीं किया। आर्मस्ट्रांग पर उनकी उपन्यास में सार्जेंट फिलिप्स को बदनाम करने के लिए आलोचना की गई है। आर्मस्ट्रांग ने लिखा कि फिलिप्स ने गडरिये को नहीं मारा, जिससे गश्त को समझौता करना पड़ा और बाद में समूह के विभाजन पर वह हार मानते दिखे। दोनों किताबें अत्यधिक सफल रहीं और मिचेल और आर्मस्ट्रांग दोनों के लिए फायदेमंद करियर का कारण बनी। 2004 में जन्म से न्यूजीलैंडर और यूनिट के एक जीवित सदस्य माइकल कोबर्न ने जनवरी 1989 की घटनाओं पर अपनी किताब प्रकाशित करने का प्रयास किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें चुप कराने की कोशिश की। आयरिश टाइम्स से बातचीत में उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने मिचेल और आर्मस्ट्रांग की किताबों की जांच और स्वीकृति दी थी, पर उन्हें वही सुविधाएं पाने में दिक्कत आ रही थी। उन्होंने दावा किया कि अगर बिन लादेन नहीं होता तो वे दुश्मन नंबर 1 होते। मुझे इस पर कोई संदेह नहीं है। उनका वर्षों से मेरा पीछा करना अद्भुत है। कोबर्न की किताब सोल्जर 5 को ब्रावो टू जीरो का एक सरल विवरण बताया गया है, जिसमें मिशेल और आर्मस्ट्रांग की किताबों जैसी दुश्मन को मारने की वीरता नहीं दिखाई गई। उन्होंने माना कि यूनिट की विफलताओं का मुख्य कारण खराब नेतृत्व के फैसले और गलत जासूसी जानकारी थी। उन्हें लगभग 3000 इराकी सैनिकों के बीच छोड़ दिया गया था, टूटे हुए रेडियो उपकरण और बिना वाहन के एक खराब बचने के रास्ते के साथ। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के व्यवहार को खर्च करने योग्य यूनिट के रूप में बताया। उन्होंने कहा कि हमेशा एक तत्व होता है कि अंततः आपको खुद को सुलझाना पड़ सकता है, लेकिन मुख्यालय के लोग कोशिश करने से इनकार करना स्वीकार्य नहीं है। यदि आप लोगों को खतरे में डालते हैं तो उन्हें सुरक्षित वापस लाना आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप नहीं कर सकते तो उन्हें बताइए। कोबर्न ने बताया कि उन्होंने एक एसएस अधिकारी से बात करने के बाद घटनाओं पर अपनी किताब लिखनी शुरू की, जिसने वरिष्ठ अधिकारियों को गश्ती दल को वापस बुलाने पर चर्चा करते सुना था। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने इसे समय से पहले का माना। उस निर्णय ने मूलतः 3 लोगों को मार डाला। 1999 से 2004 तक ब्रिटिश सरकार ने कोबर्न पर दबाव डाला और सोल्जर 5 को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। उन्होंने ऐसा करने के लिए ब्रिटिश करदाताओं के लगभग 7 मिलियन खर्च की। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि कोबर्न ने 1996 में हस्ताक्षरित एक गोपनीय अनुबंध का उल्लंघन किया था, जो ब्रावो 20 और द वन दैट गॉट अवे के प्रकाशन के बाद हुआ। कोबर्न ने कहा कि उन्हें और उनके साथियों को कागजात पर हस्ताक्षर करने का आदेश दिया गया था और उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा कि ब्रावो 20 की कहानी अब सार्वजनिक है। क्या इसे गोपनीय माना जा सकता है? एक ब्रिटिश खाड़ी युद्ध कमांडर ने मिशेल और आर्मस्ट्रांग की किताबों के प्रकाशन से पहले ही इस ऑपरेशन के बारे में लिखा था। सन 2004 में
कोबर्न ने अपनी किताब प्रकाशित करने का अधिकार जीता। रक्षा मंत्रालय ने बाद में किताब के प्रकाशन से होने वाले मुनाफे को जब्त करने की कोशिश की। उन्होंने लाभ के अधिकार जीते, जिन्हें कोबर्न ने मृतकों के परिवारों और जीवित यूनिट सदस्यों के साथ बांटने का इरादा किया था। ब्रिटिश सरकार के साथ अपने अनुभवों से प्रेरित होकर उन्होंने कहा, उद्धरण, मुझे जेल में इराकियों ने जितना बुरा व्यवहार किया उससे भी बुरा व्यवहार किया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी किताब शायद एसएस के अंदरूनी व्यक्ति द्वारा जारी आखिरी किताब होगी जब तक कोई रक्षा मंत्रालय से अनुमति नहीं ले लेता।